Today we will study Mother and Child Health, page number 46. Look at page number 46. Our topic is natal care, domiciliary care, institutional care, rooming in, postnatal care, and perinatology. So first we will study natal care. Tomorrow we studied about the antenatal care or perinatal care. Antenatal care is also called perinatal care, which is something before. Peri means the word peri indicates something before natal care. Natal care indicates something which is in between, and after natal care we will study about postnatal care. These are the three main cares: antenatal or perinatal care. Next one, natal care, which will study, which we are going to study today, and postnatal care. The word post indicates something after. At the end, we will discuss, we will summarize it, then you will understand what these cares are. Okay? Half of the definition of a phenomenon lies in its word. ठीक है, जैसे वर्डिंग होती है ना, उसके अंदर ही उसकी आधी से ज्यादा डेफिनेशन पड़ी हुई होती है। उससे ही आपको समझ आ जाता है कि ये जो है क्या किस बारे में बोल रहे हैं। अब नेटल केयर क्या है? नेटल केयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड नेटल केयर और इंटरनेटल केयर। नेटल केयर का जो अदर नेम है वो इंटरनेटल केयर भी है। इसमें हम जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जो भी जरूरत होती है केयर, तो वो हम उसको कहते हैं कि ये हम नेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी द एम्स ऑफ इंटरनेटल केयर आर थॉरो एसेप्सिस, यानी कि बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। सेप्सिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सेप्टिक कहते हैं। ब्लड बैक्टीरिया जब ब्लड के अंदर आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये सेप्टिसीमिया। इस तरह सेप्सिस, थॉरो एसेप्सिस, ए का वर्ड आ गया, मतलब विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विदाउट बैक्टीरिया। तो वो जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो एसेप्टिक होना चाहिए। सही है? एसेप्सिस की समझ आई है? आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, अ क्लीन सर्विस फॉर डिलीवरी, क्लीन सर्विस होनी चाहिए। रेडनेस टू डील विद द पोस्ट नेटल केयर, और यानी कि हम पहले से प्रिपेयर हो। रेडनेस कहते हैं जल्दी से, जल्दी से हम नेटल केयर प्रोवाइड करें, और उसके बाद हमने पोस्ट नेटल केयर भी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए भी हम प्रिपेयर होने चाहिए। केयर ऑफ द बेबी एट डिलीवरी, और बेबी की भी केयर करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट है डोमिसाइलरी केयर। जो मेन तीन केयर है ना, वो है एंटीनेटल और पेरीनेटल केयर, नेटल केयर और इंट्रानेटल केयर, और उसके बाद है पोस्ट नेटल केयर। अब बीच में ये दो तीन केयर्स और भी आ गई है। ये डोमिसाइलरी केयर, द फीमेल हेल्थ वर्कर मे कंडक्ट डिलीवरी एट होम ऑफ मदर्स with normal obstetric history. It is called domiciliary midwifery care. Domiciliary midwifery care. सही है? इसको हम बोलते हैं कि ये जो सर्विस मिडवाइफ घर पे जाके प्रोवाइड करी है ना, वो डोमिसाइलरी मिडवाइफरी केयर है। अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है कि फैमिलर मदर के लिए वो फैमिली सराउंडिंग्स होगी, यानी कि हॉस्पिटल में अगर वो जाती है तो इसका एक नया एनवायरनमेंट होता है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो जब अगर अपने ही घर में होगा तो वो मेंटली सेटिस्फाई होगी और एग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह से नहीं होगा। नो चांसेस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। यानी कि अगर कोई मदर हॉस्पिटल जाती है तो उसका अगर वहां पर बाकी पेशेंट्स भी होते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन है तो वो इससे भी हो जाता है। इसलिए जब वो घर पर होगी तो इन्फेक्शंस के चांसेस जो वो दूसरों से एक्वायर कर सकती है तो वो नहीं होगा। ठीक है? और कीप वॉच ऑन डोमेस्टिक अफेयर्स एंड चिल्ड्रन, और वो घर के मामला वगैरह भी देख सकेगी। अगर वो हॉस्पिटल जाती है तो 2-3 दिन के लिए वो एडमिट हो जाती है, तो वो उस तरह से
भी परेशानी हो जाती है, अक्सर मसला हो जाता है कि वहाँ क्या होगा। तो वो घर में रहेगी तो घर भी संभला रहेगा, और क्रॉस इन्फेक्शन भी नहीं होंगे, और उसको एंजाइटी डिप्रेशन भी नहीं होगा कि मतलब हॉस्पिटल में जैसे हो जाता है। सही है। और डिसएडवांटेज क्या है, लेस मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन, यानी जैसे हॉस्पिटल में बहुत इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रॉपर सेटिंग होती है, मेडिकल और मतलब डॉक्टर्स की जो तादाद होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस तरह घर में इस वो बात नहीं होगी, क्योंकि घर में उसे एक ही फिजिशियन या फिर वो मिडवाइफ जो होगी वो कर रही होगी सब कुछ। हो सकता है फिजिशियन भी ना हो, सिर्फ मिडवाइफ हो, ठीक है। लेस रेस्ट होगा, घर में होगी तो उसका रेस्टलेसनेस होगी, क्योंकि घर में होगी तो जाहिर है और मामलात को भी देखेगी। जब हॉस्पिटल में होगी तो वो बेड पे होगी, कंप्लीट बेड रेस्ट पे होगी, ठीक है। तो घर का ये एक डिसएडवांटेज है कि उसे लेस रेस्ट मिलेगा। नेग्लिजेंस इन डाइट, हॉस्पिटल में होगी तो डाइट का ख्याल जैसे नर्स वगैरह रखती है, ठीक है। तो घर में उसकी डाइट भी नेग्लिजेंस हो गई, यानी कि उसमें भी कोई कमी रह सकती है। सोन इन्वॉल्वमेंट इन डोमेस्टिक ड्यूटीज, अच्छा, और डोमेस्टिक ड्यूटीज में वो जल्दी से करने लग जाएगी। घर में होगी तो क्या होगा कि जल्दी से आफ्टर डिलीवरी वो काम करने लगेगी। तो हॉस्पिटल में रहेगी तो उसको आराम ज़्यादा मिलेगा। तो इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सही हो गया। और नेक्स्ट था institutional care, recommended for all high cases and where condition is unsatisfactory for delivery। तमाम हाई रिस्क केसेस के लिए जो हमने पढ़े थे, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, उसके लिए इंस्टीट्यूशन केयर चाहिए, यानी कि वो हम उसको घर में नहीं रख सकते, डोमिसाइलरी केयर उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको लाजमी इंस्टीट्यूशन केयर हॉस्पिटल में रख कर या कोई जो सेंटर होते हैं उसमें रख के वहीं पर ही उसका सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। रूमिंग इन का मतलब है इट कीप्स टू कीप द बेबी स्क्राइब। बेबी स्क्राइब का मतलब वो जो बेबी कॉट होता है उसको बाय द साइड ऑफ मदर के साथ रखें। रूमिंग इन इज बेनिफिशियल। रूम मतलब आपको पता है ना रूम क्या होता है। रूमिंग इन यानी कि बेबी को मदर के रूम के अंदर रखें ताकि मदर और चाइल्ड क्या हो, वो सेटिस्फेक्शन हो, कोई एंजाइटी ना हो, और दोनों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जो बेबी सेंट्रल नर्सिंग जो होती है वहां पर मिस भी हो सकता है, ठीक है, चेंज हो सकता है, मिस हो सकता है, तो वो एक डिप्रेशन होता है मदर को, वो उससे भी बच जाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग भी कर सकेगी, ठीक है। तो रूमिंग इन जो है सिंपली बेबी को मदर के साथ रखना है, वो उसको हम कहेंगे कि ये रूमिंग इन है। अगर हम उसको सेंट्रल नर्सिंग में रखते हैं तो उसके चांसेस ऑफ मिसप्लेसमेंट ज़्यादा होंगे, और अगर वो मदर के साथ नहीं होगा तो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं हो सकेगी, और 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 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मदर और चाइल्ड हेल्थ सेफ रहेंगे, और मदर की सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरा बेबी जो है वो मिसप्लेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो रूमिंग इन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आ गया पोस्ट नेटल केयर। इट इज द केयर ऑफ मदर एंड द न्यू बॉर्न आफ्टर डिलीवरी। पोस्ट मीन्स पोस्ट समथिंग आफ्टर। वर्ड पोस्ट का पता है ना वो क्या होता है? आवाज आ रही है? यस मैम। वर्ड पोस्ट का बताएं क्या होता है? मैम प्री पहले और पोस्ट बाद में। हाँ जी, प्री पहले और पोस्ट बाद में। अब पोस्ट नेटल केयर यानी कि आफ्टर जो डिलीवरी हम प्रोवाइड करेंगे वो केयर क्या होगी? पोस्ट नेटल होगी, ठीक है। अब ये दो तरह की, पहले तो सिर्फ मदर की, अब बेबी भी आ गया। तो केयर ऑफ द मदर किसकी जिम्मेदारी है? ऑब्स्टेट्रिशियन की, ठीक है। और केयर ऑफ द न्यू बॉर्न फीटस किसकी जिम्मेदारी है? पेडिशियन की भी और ऑब्स्टेट्रिशियन की भी। ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है? वो गायनोकोलॉजिस्ट है जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है ऑब्स्टेट्रिक्स में, सही है। और पेडिशियन जो होता है, पीड्स डिपार्टमेंट आपने देखा होगा ना। पीड्स कौन सा डिपार्टमेंट होता है? एक पीड्स क्या होता है, उसको वार्ड होता है, वो किस चीज का वार्ड होता है? कोई बोले स्टूडेंट, पीड्स वार्ड किसका होता है? बड़ों का होता है या बच्चों का?
अक्सर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा एक पीड्स वार्ड अलहदा होता है। जी, आवाज नहीं आई। बच्चों के वार्ड को हम पीड्स वार्ड बोलते हैं, वो अलहदा होता है, ठीक है। मैम आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी सबको। वेट, अब सही है? आप सही है, बोले ना आप। वेट, आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे? समझ नहीं आई मैम। आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे? हम्म, 50 आई थिंक थे। कितने? 50 थे कि इस तरह थे, 40 थे, पता नहीं, सिर्फ 10 याद नहीं स्टूडेंट है। वो क्लास अटेंड करें। 50 तो मेरे ख्याल में नहीं थे, 30 होंगे ज्यादा से ज्यादा क्लास जो अटेंड करते थे। जी जी इसी तरह ही थे कुछ। तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स हैं वो क्लास अटेंड करें, बाकी क्यों नहीं कर रहे? पता नहीं मैम। अरे हमारे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बहुत से लड़के कह रहे हैं कि हमारे पास ये इशू है नेटवर्क। ऊंचा बोले, कौन बोल रहा है? ऊंचा बोले। मैम कुछ लड़के कहते हैं हमारे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए वो क्लासेस नहीं ले रहे। और कुछ ये कहते हैं कि मोबाइल्स नहीं है उनके पास, इस तरह वो बाहर रहते हैं ना, तो उनके पास शायद ये मोबाइल्स भी नहीं है ना बहुत सारे लड़कों के पास, तो इस वजह से भी नहीं ले सकते हैं वो क्लास। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में है, उन तक ये स्लाइड पहुंच रही होंगी। पता नहीं मैम, बहुत सारे नहीं भी हैं और हैं भी सही, सर तनवीर को पता होगा इस बात का। अच्छा, एटलीस्ट हम लोग तो कर ही सकते हैं अगर फोन और वाईफाई का मसला है। अच्छा, हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर में क्या है? अब पहले जो था सिर्फ मदर की केयर थी, अब बेबी और मदर दोनों की केयर है। जो मदर की केयर है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन की, और जो बेबी केयर है वो न्यू बॉर्न जो है उसका पेडिट्रिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों, यानी कि वो गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन वो थे जो गायनेकोलॉजिस्ट जिसने ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या किया होता है, स्पेशलाइजेशन की होती है, ठीक है। और पीड्स का जो डॉक्टर होता है वो उसने स्पेशलाइजेशन किस में की होती है? चाइल्ड, उसमें क्या होता है सबर एक। अच्छा, वो पेडिशनल जिसने स्पेशलाइजेशन की होती है चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज, वो होता है पेडियाट्रिशियन। पेडिशन, सही है, उसको हम कहते हैं कि ये पेडिशन है। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है। समझ आ गई है इसकी? और यस मैम। यस मैम आ गया। सही है। अब इसका हम नेक्स्ट, कर दें आप दोबारा से जरा। केयर ऑफ मदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? केयर ऑफ मदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताएं, अभी तो बताया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोस्ट नेटल केयर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट नेटल केयर, तो पोस्ट आफ्टर डिलीवरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको प्रिवेंट करना, उससे बचाना। टू हेल्प मदर टू रैपिड रिस्टोरेट टू ऑप्टिमम हेल्थ। अच्छा, मदर को हेल्प करना कि वो अपनी जो हेल्थ है उसको रिस्टोर करे, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में लाने, रैपिडली वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आए। ये भी ऑब्जेक्टिव है पोस्ट नेटल केयर का। टू चेक एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए प्रिपेयर करे, ये भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोस्ट नेटल केयर की, टू प्रोवाइड केयर टू बेबी, बेबी की केयर पोस्ट नेटल केयर में, टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ एजुकेशन टू फैमिलीज। इसके बाद जो हाइजीन है, जो पर्सनल हाइजीन है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना और फैमिली प्लानिंग वगैरह, ये जो बेसिक एजुकेशन है वो फैमिलीज को प्रोवाइड करना। अब कोई एजुकेटेड होता है उनको पता होता है, कोई अनएजुकेटेड होते हैं उनको बिल्कुल उनको हाथ धोने का भी नहीं पता होता, कोई होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी के फैमिली में के अंदर अगर मदर खुद ही गायनेकोलॉजिस्ट है तो उसका जो इंफॉर्मेशन लेवल होगा वो हाई होगा। इस तरह मुख्तलिफ लेवल के होते हैं लोग, तो उनको जांच के और उसके मुताबिक उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये पोस्ट नेटल केयर के अंडर आते हैं। अच्छा, और फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको एजुकेट करना, सारा उनको प्रोसेस बताना, ये भी क्या होता है पोस्ट नेटल केयर में आता है। अब एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है पेरिनेटोलॉजी, ठीक है। पेरिनेटोलॉजी क्या होता है, जो हमने ये पीछे पढ़ा है ना, केयर ऑफ मदर और केयर ऑफ न्यू बॉर्न। अब क्या होता है कि एक है पीड्स का डॉक्टर, ठीक है, वो बच्चे के लिए है, और एक है गायनेकोलॉजिस्ट जो मदर के लिए है। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसमें इनका काम जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो उस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, पेरिनेटोलॉजी। द combined area of responsibility of pediatrician and obstetrician is called perinatology। सही है, समझ आई इसकी पेरिनेटोलॉजी की? हेलो नो मैम। यस मैम। अच्छा मैम आवाज बहुत कट रही है। जी, मैम आवाज कट रही है आपकी, तो कोई आवाज कट मैम रही नहीं है। आ रही पेंटोलॉजी, एक बार फिर रिपीट कर दें। अच्छा, ये हमने पढ़ा है ना पोस्ट नेटल केयर में। अब मदर और न्यू बॉर्न, मदर की केयर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्स्टेट्रिशियन की। मैम एक दफा फिर से रिपीट कर दें। कर तो रही हूँ, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो आ रही है कभी मैम, कभी अब आ रही है करीबन मैम, मसला है। आती है फिर खत्म हो जाती है, ऐसे प्रॉब्लम है। हाँ बस। आपकी आवाज कट रही है, पता नहीं नेट का प्रॉब्लम है, क्या मसला है पता नहीं। अच्छा, जो मदर की जो केयर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्स्टेट्रिशियन की, और जो न्यू बॉर्न की केयर है वो कंबाइंड। कुछ ऐसे केस आ जाता है, कुछ ऐसा बीच में प्रोसेस आ जाता है कि न्यू बॉर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मदर की कौन प्रोवाइड कर रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट, उनका जो एरिया होता है ना वो कंबाइंड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो साथ ही होते हैं। तो उस कंबाइंड एरिया को हम बोलते हैं पेरिनेटोलॉजी। जब ऑब्स्टेट्रिशियन और पेडियाट्रिशियन इकट्ठे काम कर रहे होंगे तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे कि ये पेरिनेटोलॉजी है, वो एक ब्रांच है अलहदा। सही है, तो कंबाइंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर पेडियाट्रिशियन की और ऑब्स्टेट्रिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन हो जाए ना, वहां पर वो पेरिनेटोलॉजी हो जाएगा। सही है। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब कल वाला होमवर्क यस मैम, अब समझ आ गया। अच्छा, कल वाला होमवर्क किसने किया है? मैम हमने तो होमवर्क का पता नहीं था। मैम किया है। मैम एक लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, बाकी किया है। गाइड जो आपको सर ने शेयर किए हैं उसमें था एंड में। मैं कल एब्सेंट था तो मैंने होमवर्क नहीं किया। कुदरतुल्लाह मुझे कल वाला भी भेज दें और आज वाला भी प्लीज, कल वाला प्लीज भेज दें मुझे आपके कुदरतुल्लाह। ग्रुप में नहीं है? अदना अदनान आप हाजिर थे ना आप मैं हूँ, लेकिन कल मैं मेरा नेट नहीं था तो इसी वजह से मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। क्लास में थे, मुझे याद है। कौन मैम? मैं था। नहीं, ये जो फिर दिखाओ ना कुदरत। मैंने कुछ किया मैम और कुछ बाकी, एक क्वेश्चन बाकी है, दो किया। मैम मैं वहाँ तक ठीक हूँ, वहाँ तक ये आगे मुझे जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया ना वो नहीं की। अच्छा, अब कल हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। आज का यही था सारे स्टूडेंट, और वो जो पिछले 3 चैप्टर थे वो किसने किए?
जो हमने मैम आवाज का मसला आ रहा है। पिछले 3 चैप्टर थे वो किसने किए? मैम मैंने क्या किया। जो क्या मैम? फर्स्ट 3 चैप्टर थे वो किसने किए हैं? अगर जिसने फर्स्ट 3 चैप्टर्स किए हैं ना तो वो प्लीज ग्रुप में जरा भेज दें। हफ्सा आप। आपने कुछ भी नहीं किया? मैम अभी तक मैंने भी कुछ नहीं किया है। किया। अभी तो कितनी डेज कल मेरा नेट नहीं था और परसों मैंने कुछ भी नहीं किया था। आज से तो इंशाल्लाह करूंगा मैं सब कुछ। पढ़े हैं। मैम आज मुझे तो कंप्लीट कर बिल्कुल लूंगा आवाज ही मैं। नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं यार? अब होमवर्क की बारी है, सब लोगों को आवाज मैम अच्छा कल आप क्या पढ़ाएंगी? इस पे पेज नंबर 47 पे तो केयर ऑफ द न्यू बार लिखा हुआ है, ब्रीथिंग वगैरह। ये आप पढ़ लें जो मैं छोड़ रही हूँ topic, वो आप आज भी अच्छे आपकी से आवाज मुझसे नहीं आई, पूछ क्या लिया पूछ मैं रहा आपको बता दूँ। अब सारा मैम आवाज मैम नहीं आ रही। है? मैम आवाज दो, ये मसला आ रहा है। मैम जी मैम जी आवाज ही नहीं आ रही। मैम ये सब्सिक्वेंट विजिट्स का थोड़ा रिपीट कर दें, ये 3 पॉइंट हैं प्लीज। कौन से सब्सिक्वेंट विजिट है, इसका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, हेल्थ एजुकेशन और रेफरेंस व्हेन नीडेड। वो तो पिछली स्लाइड्स में है ना। यार ये सॉन्ग किसने लगाए हुए हैं? पहले से आवाज नहीं आ रही, आप लोगों ने सॉन्ग भी लगा लिए हैं, अजीब बात है। सॉन्ग भी कुल कुदरत यार ये सॉन्ग तो बंद कर लो ना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। तो पहले मुझे ये बताइए कि जो पहले 3 चैप्टर थे वो किस किस ने किए? फर्स्ट 3 चैप्टर जो यस क्लास के अंदर थे। यस मैम वो फर्स्ट ट्रिक किए हैं। मैम वो किए हुए हैं। अच्छा, सब स्टूडेंट्स ने किया है? यस मैम किए हुए हैं। मैंने तो किए हैं, बाकी का पता मैं नहीं। आज करूंगा मैम कंप्लीट। आप सिर्फ हफ्सा आप मुझे भेज देना। जी, वो क्यों भेजे? आप क्लास में नहीं आए थे? कैसे भेज सकते हैं? सर को भेज दिए थे वो। हाँ सर को आप भेज दें, मैं कर लूंगा। मैम मैं परसों आया था और कल मेरा नेट नहीं था तो इस वजह से अभी तक मैंने नहीं किया। आज से मैं बैठूंगा सब कुछ चैप्टर करने। की बात करिए जो हमने क्लास में किए थे। जी जी क्लास वाले वो वाले किए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है कल वाला आप लोगों ने जल्दी से कर ले। आज होमवर्क नहीं है, फिर जो है परसों परसों फिर दोबारा होगा, ठीक है? और इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लें, जो चीज मैंने छोड़ दी है ना उसको भी रीड कर लें अगर करना चाहते हैं तो। और मैम फिर मुझसे पूछ लें कि इसमें क्या चीज है, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है। मैम ये क्रॉस इन्फेक्शन जरा आप बता दें इसमें एडवांटेजेस में जो है ना क्रॉस इन्फेक्शन, नो चांस फॉर क्रॉस इन्फेक्शन, ये बता दें। मास इन्फेक्शन वो होता है जो अगर दूसरों से लग सकता है। मतलब जो हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, स्टूडेंट कह रही हूँ, पेशेंट होते हैं। पेशेंट किसी जी और का इन्फेक्शन हमें लग जाए तो उसको कहते हैं कि हमें क्रॉस इन्फेक्शन हो। सही है? सही है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो सकता है उसको किसी और पेशेंट की वजह हो से। सकता है किसी और का इन्फेक्शन हमें लग सकता है, अगर वो घर में होगा सही तो ये चांस कम हो जाएगा। ये डोमिसाइल सही है। सही है। थैंक यू मैम मैम। अब क्लास खत्म होने वाली है। ये क्लास खत्म होने वाली है। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह पढ़ के आए, सारा शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें, फिर होमवर्क करें। जो समझ नहीं आया कल मुझसे पूछ लेना, कल हम चैप्टर को खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम अदनाना जी मेरे पास पेपर नहीं हुआ। हाँ अदनाना हाँ सर। अब गेम तो आवाज पबजी दा चुप कर क्लास खत्म है। अब चुप तो आप कर। बोल रही थी, आप बोले। अभी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैम जो कल वाला लेक्चर था सब्सिक्वेंट विजिट। यस मैम। कटी है थोड़ी सी आवाज। कल वाले लेक्चर में क्या? मैम ये कल लेक्चर में जो पॉइंट था सब्सिक्वेंट विजिट, इसका इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, इसको एक बार रिपीट कर दें। हेल्थ एजुकेशन और लास्ट वाला जो रेफरल सर्विस व्हेन नीडेड। सीक्वेंट ये वाला। नो मैम। ये
है ना Subsequent, yes ma'am. इसका 4 point. इम्यूनाइजेशन इसमें तो टेटनस का खतरा होता है ना, तो उसकी इम्यूनाइजेशन हमने करनी है, सिंपल। वैक्सीनेशन मैम आवाज Ma'am, नहीं आ रही। मैम इसका 7 नंबर भी थोड़ा रिपीट कर देना। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस, इसमें बुक में दिया हुआ है 2 डोजेस ऑफ एब्जॉर्ब टेटनस टॉक्साइड शुड बी गिवन। 2 डोजेस में फर्स्ट डोज हमने देनी है 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। 16 से 20 आवाज वाले ना रुचि। 16वां से जो 20वां हफ्ता है ना, उसमें देनी है। फिर सेकंड डोज जो है वो 20 से 24 वीक्स में के दौरान देनी है। और जो मिनिमम इंटरवल हो इन दोनों डोजेस के दरमियान, वैक्सीनेशन के दरमियान 1 मंथ का होना चाहिए। और जो सेकंड डोज हो वो डिलीवरी की जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उससे 1 महीना पहले होनी चाहिए। तो ये इस तरह से डिजाइन करना है इसको। मैम 7 नंबर थोड़ा रिपीट कर देना। रेफरेंस Ma'am, ये tetanus का क्या मतलब है? किसका? Word tetanus word है, इसका लफ्जी मतलब क्या है? टेटनस ये क्या होता है? डिजीज है ना, इसको कहते हैं तशन्नुज डिजीज है ये। Ma'am, आवाज कट रही है मैम। टेटनस एक डिजीज है, इसकी वैक्सीनेशन होती है। okay ma'am. ठीक है, ये एक मैम डिजीज 7 नंबर थोड़ा रिपीट कर है। देना। टाइफाइड एक डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, इस तरह टेटनस भी एक डिजीज है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है। जैसे मीजल्स की वो लगती है ना वैक्सीनेशन फसरे की, इस तरह इसकी भी लगती है। और